अब हम पढ़ने वाले हैं कार्सिनोमा टेस्टिस के बारे में। कार्सिनोमा टेस्टिस जो रहता है, अगर मेल कैंसर्स की बात करें तो उसमें 2% इसका टोटल इंसिडेंस होता है, और जो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल एज ग्रुप होता है उसमें ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होता है आदमियों में, जबकि ओल्ड एज में तो ऐसे प्रोस्टेट होता है। अगर इसका इंसिडेंस बात करें तो यूरोप में ज़्यादा है, जबकि एशिया अफ्रीका में कम होता है। इसका जो रहता है टोटल बायलेटरल डिजीज 4% केसेस में होता है। तो अगर हम बात करें, 2 टेस्टिस होती हैं तो इसका इंसिडेंस 2% होता है, और बायलेटरल इसका इंसिडेंस 4% रहता है। अगर हम बात करें तो नॉन सेमिनोमा जो रहता है वो यंगर एज ग्रुप में होता है, अराउंड 25 से 30 ईयर्स, जबकि सेमिनोमा 35 से 40 ईयर्स में कॉमन होता है। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो ये यूजली क्या होता है, जब ऐसा रहता है तो 20% चांस रहता है टेस्टिकुलर कैंसर होने का, और ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जब टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल रहता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो जर्म सेल का डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता है। फिर दूसरा रहता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर हम बात करें कि अगर भाई को अगर टेस्टिकुलर कैंसर होता है तो 10 टाइम्स रहता है इंक्रीज रिस्क की जो है उसके सिबलिंग को हो जाए। फिर अगर हम बात करें फादर और सन में, तो फादर को अगर रहता है तो 4 टाइम्स रहता है। तो फादर जो रहेगा वो 4 टाइम्स रहेगा, और सिबलिंग्स में 8 टाइम्स रहेगा। तो 8 to 10 होता है, तो 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। फिर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम। टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम जो रहता है ये एक कंबाइंड बीमारी है जिसमें इनफर्टिलिटी होता है, हाइपोस्पेडियाज होता है, और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होता है, जो कि मेनली डेवलपमेंटल ओरिजिन की वजह से होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस क्या होता है कि इन्वायरमेंटल या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हो गए, या किसी तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म है। तो टेस्टिस में जो 2 सेल्स होती हैं, पहला होता है लेडिक सेल्स और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स, वो दोनों जो रहती हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं, और फिर होगा क्या कि लेडिक सेल्स जो रहता है INSL3 जो बनाता है INSL3, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और लेडिक सेल जो रहता है वो टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है, तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बहुत सारी जो बीमारियां वो होंगी। अगर INS3 कम होता है तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होने के चांसेस रहते हैं, और अगर लेडिक सेल्स ढंग से काम नहीं करती हैं तो वो जो रहता है जर्म सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं होने देती हैं, और जबकि जर्म सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए सर्टोली सेल्स की भी जरूरत होती है। वो सर्टोली सेल्स जर्म सेल बनाती हैं, और एंड्रोजन की मदद से उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अब ओवरऑल जब लेडिक और सर्टोली सेल्स काम नहीं करती हैं तो पेशेंट को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है, हाइपोस्पेडियाज हो सकता है, फिर रिड्यूस्ड AGD हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो सकता है, इनफर्टिलिटी, और फिर उसके बाद जर्म सेल नियोप्लेजिया होता है, और टेस्टिकुलर कैंसर। तो ये रहता है टेस्टिकुलर डिजेनेसिस सिंड्रोम। अब जो दूसरी बीमारी है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो उसमें जो रहता है ट्यूमर बेसिकली मीडियास्टाइनम में होता है, तो मीडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर ज़्यादा कॉमन होता है। अगर किसी को प्रायर हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है जर्म सेल ट्यूमर की, तो ऐसे में 3% रिस्क रहता है कॉन्ट्रालेटरल टेस्टिस में होने का। फिर जो रहता है इनफर्टिलिटी की वजह से भी जर्म सेल नियोप्लेजिया होता है, और बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि डेवलपमेंटल पाथवे सिमिलर होता है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल होते हैं, उसमें सबसे पहले होता है कि मैटरनल जो रहता है एस्ट्रोजन एक्सपोजर, दूसरा थैलेट। तो मैटरनल एस्ट्रोजन एक्सपोजर या थैलेट एक्सपोजर हो रहा है तो ऐसे केस में टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आइसोक्रोम 12p। तो आइसोक्रोम 12p उसके साथ सी किट और के रास म्यूटेशन ये सेमिनोमा कॉज कराते हैं। तो अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो पूरे टेस्टिकुलर ट्यूमर का प्रीकर्सर जो लीजन होता है वो होता है जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू, जिसको बोलते हैं GCNIS, और ये ओरिजिनेट करता है प्राइमोडियल जर्म सेल से और गोनोसाइट से, जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। जो अगर हम जेनेटिक हॉलमार्क की बात करें तो आइसोक्रोम जो रहता है
ऑफ शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 12p आइसोक्रोम ऑफ शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 12p ये होता है। फिर मॉलिक्यूलर पाथवे की बात करें तो दो तरह के जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, एक सेमिनोमा एक नॉन सेमिनोमा। तो अगर सेमिनोमा में अगर हम बात करें तो सेमिनोमा में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है सी-किट, दूसरा होता है ऑक्ट34 और तीसरा होता है नैनॉग। तो ये जो 3 चीजें रहती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैंसर के लिए। तो क्या होता है सी-किट, ऑक्ट34 और नैनॉग। जबकि अगर नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर की बात करें तो नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर में बेसिकली अगर हम देख रहे हैं तो सॉक्स2 और नैनॉग जो रहता है वो वो अफेक्टेड होता है। और ये बेसिकली क्या होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मार्कर होते हैं, तो सॉक्स2 और नैनॉग। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो रहती हैं फीटल टेस्टिस में माइग्रेट करती हैं। तो नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट जो रहता है उसमें नॉर्मल सर्टोली और लेडिक सेल्स रहेंगे, उनका सिक्रीशन नॉर्मल होगा और गोनोसाइट जो रहेगा फिर फीटल टेस्टिस से जब अगर हम बात करें जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसमें स्पर्मेटोगोनिया बनता है। और स्पर्मेटोगोनिया कब तक रहता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक स्पर्मेटोगोनिया रहता है। फिर प्यूबर्टी जैसे ही आती है, प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज होता है। तो स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो फिर प्राइमरी और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और फिर फाइनली स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ये एडल्ट टेस्टिस में होता है। अब हुआ क्या, जब कोई एनवायरमेंटल इंसल्ट हुआ या जीन में म्यूटेशन हुआ तो अब जो ये गोनोसाइट है फीटल टेस्टिस है उसमें सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा और उसका ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगा। फिर जो बच्चा पैदा होगा तो वो अरेस्टेड गोनोसाइट के साथ पैदा होता है। इसको बोलते हैं प्री GCNIS। तो इसको बोलते हैं डिलेड गोनोसाइट या प्री GCNIS। और फिर इसमें क्या होगा, धीरे धीरे एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन कैसे होता है, एडेप्टेशन इसमें जो होता है बेसिकली म्यूटेशंस के थ्रू होगा या जिसको बोलते हैं जीनोमिक एबरेशन, तो इसके थ्रू एडेप्टेशन होगा। अब ये एडेप्टेशन जो रहता है फिर ये जो प्री प्यूबर्टल टेस्टिस के टाइम पे जो रहता है डिफरेंट म्यूटेशंस के थ्रू एडेप्टेशन होगा। उसके बाद फिर जब ये एडल्ट टेस्टिस है, एडल्ट टेस्टिस में जाकर फिर ये जो म्यूटेटेड है सेल जिसको प्री GNIS बोलते हैं उसमें जो रीप्रोग्रामिंग होता है और उसमें चेंजेस आते हैं। पहला कि उसमें कुछ इन्वेजिव कैपेसिटी आ जाता है और वो बनाता है सेमिनोमा। तो सेमिनोमा कैसे बनेगा कि जो प्री GCNIS है उसमें इन्वेजिव कैपेसिटी आ जाती है तो वो सेमिनोमा बनाता है। इसी तरीके से उसमें कुछ रीप्रोग्रामिंग होती है तो वो एम्ब्रियोनल सेल्स बनाएगा। एम्ब्रियोनल सेल्स जो रहेगा फिर उसमें सोमैटिक डिफरेंशिएशन होता है और फिर वो नॉन सेमिनोमस ट्यूमर बनाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जर्म सेल की, तो जर्म सेल जो रहता है 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो हम देख रहे हैं जो टाइप 1 और टाइप वो ये नॉन जर्म सेल ट्यूमर बनाएंगे, तो नॉन जर्म सेल ट्यूमर। जबकि टाइप 2 जो रहेगा वो जर्म सेल ट्यूमर बनाएगा। तो ये इसको बोलेंगे जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर बेसिकली किस टाइप का, नॉन जर्म सेल का मतलब हो गया ये GCNIS रहेगा, नॉन GCNIS, और ये रहेगा ये GCNIS, तो इससे रिलेटेड रहेगा। तो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो टाइप 2 है, टाइप 2 जो रहेगा वो GCNIS बनाएगा। और GCNIS हमने यहाँ देखा था कि GCNIS में क्या हो रहा था, पॉलीफरेशन विद इन्वेजिव कैपेसिटी, तो वो सेमिनोमा बनाता है। तो ये पहला बन गया सेमिनोमा। फिर जो कुछ सेल्स होती हैं सेमिनोमा से डायरेक्टली चेंज होती हैं या GCNIS से चेंज होती हैं। 2 तरीके से हो सकते हैं, सेमिनोमा भी एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा बना सकता है, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, और जो GCNIS है वो भी एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा जो रहेगा ये बनेगा एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। अब एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा से ही जो है अदर ट्यूमर बनते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो CTY, तो CTY में क्या हो गया, कोरियो कार्सिनोमा और यॉर्कशायर ट्यूमर। तो कोरियो कार्सिनोमा यॉर्कशायर ट्यूमर क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बनते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि टेराटोमा, तो टेराटोमा जो रहता है वो बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बनता है। और इसमें बेसिकली टेराटोमा में सोमैटिक टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी होती है। अब बात करें टाइप 1 और 2 जर्म सेल्स की, तो टाइप 1 टाइप 2 जर्म सेल जो बनाते हैं वो नॉन GCNIS बनाते हैं। अब नॉन GCNIS में टाइप 1 जो रहता है वो बेसिकली
पहले क्या बनाएगा, प्री पिवर्टल टाइप ऑफ टेराटोमा। जो हम GCNS टाइप 2 से देख रहे थे वो पोस्ट पिवर्टल टाइप बनाता है टेराटोमा का। तो जो प्री पिवर्टल होता है वो नॉन GCNIS होता है, और प्री पिवर्टल टेराटोमा चेंज हो जाता है प्री पिवर्टल यॉर्क सैक ट्यूमर में। वो बिल्कुल ही अलग तरीके से स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर बनाता है। तो ये रहता है रिलेशन। फिर अब हम बात करते हैं GCT डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले एम्ब्रियोनल स्टेम सेल्स होती हैं। एम्ब्रियोनल स्टेम सेल जो रहता है उससे क्या बनती हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स गोनेट्स में जाती हैं, और फिर ये जो रहता है इंट्रा एम्ब्रियोनिक होता है। तो ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक गोनेट्स के अंदर चली गई और वहां पे डेवलप होती है। अब इसका 2 फेट होता है। नॉर्मल फेट की बात करें तो जब बच्चा जन्म होता है गोनेट्स में, तो ये स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, और स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है फिर प्यूबर्टी के बाद जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। ये नॉर्मल होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। बट अगर कोई पैथोलॉजी होगी जैसे जेनेटिक या इन्वायरमेंटल, तो ये गोनेट्स जो रहेंगे इसमें कोई मैचुरेशन अरेस्ट हो जाएगा। अब मैचुरेशन अरेस्ट हो जाएगा तो बेसिकली क्या होता है, सर्वाइव कैसे करता है, यूजुअली 3 चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पहला रहता है किट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर दूसरा ऑक्ट का, और तीसरा TSP-Y का। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर ये पॉलिफरेट करेंगे और सर्वाइव भी करेंगे, तो GCNIS बनाते हैं। अब ये GCNIS में जो रहता है इन्वेजिवनेस आता है, और इसमें जो रहता है इन्वेजिवनेस आएगा और प्लूरिपोटेंसी आती है। तो ये बेसिकली किस तरीके से आता है, नैनॉग जो रहता है, नैनॉग पाथवे और SOX2 पाथवे, उसकी वजह से इन्वेजिवनेस आता है। तो हमने ऊपर देखा था कि सेमिनोमा जो रहता है सीकिट, OC3 और नैनॉग 3 चीजों से बन रहा है, जबकि नॉन सेमिनोमा नैनॉग और SOX2 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नैनॉग नैनॉग पहला ये नैनॉग और ये दूसरा SOX2, तो इससे क्या बना रहा है, ये बनाएगा नॉन सेमिनोमा। जबकि इससे जो बन रहा है GCNIS पॉलिफेट करती है सीकिट, OCT4, ये बनता है सेमिनोमा बन गया। इस तरीके से GCT का डेवलपमेंट होता है। फिर अब हम बात कर लें सप्लाई की। तो जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस में बेसिकली 3 सप्लाई हमें याद रखनी है। एक होती है जो टेस्टिस की मेन सप्लाई होती है, और उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। तो ये है टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस की मेन सप्लाई है, और ये कहाँ से अराइज हो रही है, ये एओर्टा से अराइज होती है। इसका लेवल अभी हम देख लेंगे। फिर जो दूसरी आर्टरी रहती है वो रहती है आर्टरी टू द डक्टस। तो आर्टरी टू द डक्टस जो रहती है वास डिफरेंस को सप्लाई कर रही है, ये रहा। तो ये आर्टरी टू द डक्टस जो रहता है इसको सप्लाई कर रही है। और आर्टरी टू द डक्टस की बात करें तो ये किसकी ब्रांच होती है, सुपीरियर या इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी की। और सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, वो होती है इंटरनल आइलियक की और एंटीरियर डिवीजन। तो इंटरनल आइलियक की एंटीरियर डिवीजन और इंटरनल आइलियक एक्सटर्नल आइलियक मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन आइलियक। और कॉमन आइलियक जो फाइनली एओर्टा में जाती है। तो इस तरीके से ड्रेनेज होता है। अब हम बात करें टेस्टिकुलर आर्टरी की। तो टेस्टिकुलर आर्टरी जो रहता है ये मेन सप्लाई है, और टेस्टिकुलर आर्टरी जो रहता है वही डायरेक्टली एओर्टा में ओपन होता है। तो इस तरीके से रहता है, टेस्टिकुलर आर्टरी डायरेक्ट एओर्टा में ओपन हो रहा है। अब हम बात करें एक्सटर्नल आइलियक की। तो एक्सटर्नल आइलियक जो है उससे हम देख रहे हैं, एक्सटर्नल आइलियक जो है उससे एक ब्रांच जा रही है जो कि रहती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक से निकल रही है क्रीमेस्ट्रिक। तो एक्सटर्नल आइलियक से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक से क्रीमेस्ट्रिक, और क्रीमेस्ट्रिक जो रहता है वो क्रीमेस्ट्रल मसल्स को सप्लाई करती है। तो 3 जो रहेगी, पहला जो रहेगा क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा टेस्टिकुलर आर्टरी रहता है, और तीसरा आर्टरी टू द डक्टस। तो ये 3 आर्टरी रहती हैं। जो एक्सटर्नल आइलियक रहता है वो बेसिकली सप्लाई करेगा क्रीमेस्ट्रिक वाले को विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, जबकि जो इंटरनल वाली रहती है इंटरनल आइलियक वो सप्लाई करती है आर्टरी टू द डक्टस विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल। और टेस्टिकुलर आर्टरी जो रहती है वो डायरेक्ट ब्रांच होती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप के ट्यूमर हो गए, जर्म सेल नियोप्लेजिया GCNIS और नॉन GCNIS। तो हमने इस डायग्राम में देखा था कि ये जो रहता है, अगर इसमें हम देखें तो GCNS नॉन GCNS कौन कौन से थे। तो हमने इसमें देखा कि ये जो है ये है नॉन GCNIS। नॉन GCNIS में टाइप 1 और टाइप 3 होते हैं। टाइप 1 से अराइज हो रहा था प्री पिवर्टल टाइप ऑफ टेराटोमा और प्री पिवर्टल टाइप ऑफ यॉर्क सैक ट्यूमर। तो यॉर्क सैक ट्यूमर और टेराटोमा, और
टाइप 3 से अराइज हो रहा था स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर। तो ये नॉन GCNIS होते हैं। और GCNIS वाले जो होते हैं उसमें बेसिकली हम बात करें तो सेमिनोमा एक हो गया पहला, दूसरा होता है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा जो ही रहता है फर्दर उसी में अराइज होता है टेराटोमा और यॉर्क सैक ट्यूमर और कोरियो कार्सिनोमा। तो ये इस तरीके से होता है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले GCNIS का होता है सेमिनोमा, फिर नॉन सेमिनोमा। और जो नॉन सेमिनोमा होता है उसको कैसे याद करना है, सिटी। तो नॉन सेमिनोमा होता है सिटी, C फॉर कोरियो कार्सिनोमा, E फॉर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, T फॉर टेराटोमा, Y फॉर यॉर्क सैक ट्यूमर। फिर नॉन GCNIS में हमने देखा, नॉन GCNIS में क्या है, स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर, जिसको पहले स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा बोलते थे, अब इसका ओरिजिन अलग होता है टाइप 2 से। और फिर दूसरा प्री पिवोटल टाइप यॉर्क सैक ट्यूमर और टेराटोमा, ये टाइप 1 से ओरिजिनेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये टाइप 1 से कर रहे हैं। और जो स्पर्मेटोसिटिक रहता है, स्पर्मेटोसिटिक टाइप 3 से करते हैं, ना कि 2 से। फिर अब हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले सेमिनोमा। सेमिनोमा जो रहता है उसमें हम देख रहे हैं कि ये सेमिनोमा है और इसमें मिलता है बड़े बड़े सेप्टा। तो ये है फाइब्रस सेप्टा मिलेगा। और इसमें जो रहता है पॉलीगोनल शेप के न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस जो रहता है पॉलीगोनल सेल का, और सेंट्रल न्यूक्लियोलाई काफी प्रोमिनेंट रहता है। साइटोप्लाज्म जो रहता है पेल होता है और क्लियर होता है। और सेल बॉर्डर काफी अच्छे से, ये सेल बॉर्डर है, अच्छे से दिखते हैं। और लिम्फोसाइट भी और प्लाज्मा सेल्स भी दिखता है। तो हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें, सेमिनोमा इसमें लार्ज सेल्स होते हैं, यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, सेल बॉर्डर भी अच्छे से पता चलते हैं और सेंट्रल न्यूक्लियोलाई होता है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट रहता है ऐसा लगता है कि अंडे को फ्राई किया गया है, फ्राइड एग अपीयरेंस। तो फ्राइड एग अपीयरेंस जो रहता है सेमिनोमा, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सेमिनोमा में जो रहता है, अगर होती है टेस्टिस में बीमारी तो हमें अंडे को रेडियोथेरेपी देना पड़ता है और फ्राई करना पड़ता है। तो फ्राइड एग सेमिनोमा में। फिर दूसरा है फाइब्रस सेप्टा। हमने देखा कि फाइब्रस सेप्टा मिल रहा है। और फाइब्रस सेप्टा के बाद जो तीसरा है, ये सेमिनोमा में स्पेशली 3 जो रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। पहला प्लैप, दूसरा ऑक्ट4, तीसरा सी किट। सी किट जो रहता है उसी को CD117 भी बोलते हैं। अब नॉन सेमिनोमा की बात करें तो इसमें जो रहता है सिटी। तो सबसे पहले सीटी में सी कोरियो कार्सिनोमा। कोरियो कार्सिनोमा में सिंसियोटोफोब्लास्ट और साइटोटोफोब्लास्ट दोनों कॉमन होते हैं और इसमें बीटा SCG बढ़ा रहता है। फिर उसके बाद सीटी में ई है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा जो रहता है उसमें अल्फा फिटोप्रोटीन और बीटा SCG बढ़ा रहता है। तो हमने देखा सी में जो रहेगा HCG और ई में रहेगा SCG प्लस अल्फा फिटोप्रोटीन, यह हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें टी का मतलब होता है टेराटोमा। इसमें नॉर्मल मार्कर होते हैं और मैच्योर या इमेच्योर सोमैटिक एलिमेंट्स मिलते हैं। फिर फाइनली होता है वाई यॉर्क सैक ट्यूमर, उसमें मिलता है शिलर डुवाल बॉडीज, ये AFP बड़ा रहता है। तो वाई AFP अल्फा फिटोप्रोटीन बेसिकली जो रहता है बड़ा हुआ, तो यॉर्क सैक ट्यूमर में मिलता है और एक मिक्स होता है जिसमें सारे फीचर्स होते हैं। तो ये जो है ये है शिलर डुअल बॉडीज और ये जो बीच में दिख रहा है ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज, और ये रहता है शिलर डुअल बॉडीज। फिर अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स की, तो लिम्फ नोड ये राइट साइड का टेस्टिस है और ये लेफ्ट साइड का टेस्टिस है। तो टेस्टिस का जो अंदर से सप्लाई होता है इस तरीके से जाता है और एओर्टा के अगल बगल जो सप्लाई होती है उसको सप्लाई करता है, जबकि राइट टेस्टिस भी ऐसे एओर्टा के अगल बगल पैराकेवल लिम्फ नोड्स को सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं ट्यूमर मार्कर्स की। तो सबसे पहले हम बात करें ट्यूमर मार्कर्स की। तो ट्यूमर मार्कर जो इम्पोर्टेंट होता है वो बेसिकली नॉन सेमिनोमा जो ट्यूमर होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और बेसिकली अगर हम बात करें, ऊपर हमने देखा था कि जो किसमें कौन सा ट्यूमर मार्कर बन रहा है, तो हमें नॉन सेमिनोमा को याद करना है CETY सिटी से। तो अगर हम सी की बात करें तो इसमें HCG बढ़ा रहता है, बीटा SCG। फिर अगर हम एम्ब्रियोनल की बात करें तो इसमें बीटा SCG के साथ साथ अल्फा फिटो प्रोटीन भी बढ़ा रहता है। जबकि अगर हम टेराटोमा की बात करें तो इसमें नॉर्मल रहता है और यॉर्क सैक ट्यूमर में जो रहता है अल्फा फिटो प्रोटीन बढ़ा रहता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो पहले ये जो है कोरियो कार्सिनोमा उसमें SCG बढ़ेगा और इस साइड से वाई में अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ेगा, और जो बीच का है उसमें दोनों बढ़ेगा ई वाले में, जबकि टी तो नॉर्मली है तो उसमें कुछ
देखना नहीं है। तो इस तरीके से फिर अब हम बात करें कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एससीजी और एलडीएच। तो अल्फाबेटिकली अरेंज रहते हैं ये लोग, इसी तरीके से हमें याद करना है। तो अगर हम बात करें अल्फा फीटोप्रोटीन की, तो इसका जो रहता है 1 वीक तक रहता है हाफ लाइफ। फिर उसके बाद अगर हम बीटा एससीजी की बात करें तो इसका जो रहता है ऑलमोस्ट 36 आवर्स के लगभग रहता है, और इसका जो रहता है एलडीएच का, इसका रहता है 24 आवर्स के। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, ये 5 to 7 डेज इसकी हाफ लाइफ होती है। बीटा एससीजी, बीटा एससीजी हमने देखा, बीटा एससीजी कितना मैक्सिमम 36 आवर्स। फिर एलडीएच, एलडीएच का 24 आवर्स। जो प्लैप होता है, ट्यूमर मार्कर्स मैंने बताया किसके लिए होते हैं, नॉन सेमिनोमा के लिए। और सेमिनोमा के लिए कौन सा होता है, प्लैप होता है, जिसको हम लोग यूजुअली ज़्यादा असेसमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, बट प्लैप होता है। इतना याद रखना है कि जो प्लैप रहता है वो सेमिनोमा के लिए यूज़ होता है, वो डायग्नोस्टिक होता है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा एससीजी में किसमें कौन सा बड़ा रहता है, तो हमने याद किया था CETY। तो इसमें जो रहता है कोरिया कार्सिनोमा में बीटा एससीजी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोरिया कार्सिनोमा बीटा एससीजी। फिर उसके बाद यॉर्क सैक ट्यूमर में हम बात करें तो जो रहता है अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ता है, अल्फा फीटोप्रोटीन, तो ये यॉर्कसैक में रहता है, जबकि टेराटोमा नॉर्मल रहता है, और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में दोनों बढ़ता है। तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में हम देख सकते हैं एम्ब्रियोनल में बढ़ रहा है बीटा एससीजी। तो यूजुअली क्यों इंपॉर्टेंट होता है ट्यूमर मार्कर, कि ट्यूमर मार्कर जो रहता है हम इसको कराने के बाद एक तो डायग्नोसिस जैसे कर लिए, कंफर्म कर लिए, तो हम जब सर्जरी करते हैं तो इसका नॉर्मल लेवल हो जाता है। अगर नॉर्मल लेवल हो गया है तो इससे हम फॉलोअप करने में आसानी होती है, तो स्टेजिंग में हेल्प मिलता है। अब बात करें लिम्फेटिक्स की, तो लिम्फेटिक जो है राइट टेस्टिस हमने देखा था, राइट और लेफ्ट दोनों जो रहता है एओर्टा के अराउंड जाते हैं। अब बात करें कि आईवीसी किधर होती है, तो आईवीसी अगर हम बात करें तो राइट साइड जो रहता है आईवीसी रहता है, और लेफ्ट साइड अगर हम बात करें तो एओर्टा रहता है। तो जो राइट के नोड्स होंगे वो बेसिकली इंटर एओर्टो केबल और पैरा केबल होते हैं। तो इंटर एओर्टो केबल ये रहता है और पैरा केबल ये रहता है। तो ये इसमें जाएंगे बेसिकली राइट के नोड्स, जबकि अगर लेफ्ट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट का जो रहेगा पैरा एओर्टिक होगा। तो पैरा एओर्टिक नोड्स ये जो जाएगा ये लेफ्ट का जाता है। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, अगर ट्यूमर जो रहता है अगर मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है कि क्रॉस ओवर पॉसिबल है, इस तरीके में अगर ट्यूमर मिड लाइन को क्रॉस करता है। तो अब बात करें हेमाटोजेनस की, तो हम देख रहे थे ये एब्डोमिनल एओर्टा है, उससे जो रहता है टेस्टिकुलर आर्टरी अराइज कर रही है, जिसको हम गोनेडल आर्टरी भी बोलते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन रूट होगा क्या होगा, लंग होगा। लंग यहाँ से स्प्रेड होकर लंग में चला जा रहा है, या तो लीवर या बोन या बोन, तो मोस्ट कॉमन लंग होता है। फिर अब प्रेजेंटेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन रहता है वो टेस्टिकुलर मास होता है, पेनलेस टेस्टिकुलर मास, और पेशेंट को हैवीनेस या डल एक फील होता है। अगर पेशेंट का बीटा एससीजी बढ़ा हुआ है तो गायनिकोमेस्टिया होता है। तो ऐसे केस में हमें जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और गायनिकोमेस्टिया मिल रहा है तो उसमें बीटा एससीजी बढ़ा होगा। और हमने देखा था बीटा एससीजी जो रहता है किस केस में, एम्ब्रियोनल सेल कैंसर में बढ़ रहा है। अब जो अगला रहता है वो मेटास्टैटिक जो रहता है हेमाटोजेनस रूट से लंग में चला जा रहा है, तो पेशेंट को कफ हो सकता है और बैक पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। फिर हमने यहाँ टेस्टिकुलर आर्टरी जो देखी थी कि ये टेस्टिकुलर आर्टरी एओर्टा में जा रही है, तो इसका हम देख लेते हैं कि सबसे पहला एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा की बात करें तो इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है सीलियर ट्रंक, दूसरा होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और तीसरा होता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। एओर्टा जो रहता है L4 के लेवल पे बाइफर्केट करता है बिटवीन द कॉमन आइलियक आर्टरी, तो 2 कॉमन आइलियक आर्टरी बनाता है। तो अगर हम सीलियर ट्रंक की बात करें तो ये रहता है T12 के लेवल पे, हम देख सकते हैं T12 के लेवल पे रहता है। फिर उसके बाद L1 के लेवल पे रहता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और L3 के लेवल पे रहता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इस तरीके से। तो अब जो 2 इंपॉर्टेंट आर्टरी रहती है वो रहती है रीनल आर्टरी और गोनेडल आर्टरी। तो जो रीनल आर्टरी रहती है वो हम देख सकते हैं कि रीनल आर्टरी जो रहता है L1 और L2 के बीच में, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसके नीचे जस्ट निकल रही है। तो L1 L2 के बीच में ये रीनल आर्टरी निकल रही है, जबकि L2 के लेवल से गोनेडल आर्टरी
निकल रही है, तो ये जो रहता है इम्पोर्टेंट रहता है। फिर कुछ लंबर और मीडियल साइकिल भी होती है। मीडियल साइकिल यहाँ से निकलता है एब्डोमिनल एओर्टा से, और लंबर जो रहती है टोटल 4 रहती हैं। अगला जो है मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी की बात करें तो मिडिल सुप्रारीनल जो रहता है एड्रिनल ग्लैंड की सप्लाई होती है, और उसमें जो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो L1 के अपर बॉर्डर या T12 L1 के बीच में निकलती है। तो ये रहता है मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी। मिडिल सुप्रारीनल जो रहता है यूजुअली सीलियक ट्रंक के जस्ट नीचे T12 L1 के आसपास निकलती है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा अगर कोई पेशेंट टेस्टिकुलर मास के साथ आ रहा है, तो पहला होगा एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, दूसरा होता है हेमाटोसील का फॉर्मेशन हो सकता है, तीसरा रहता है ओल्डर पेशेंट के केस में लिम्फोमा मिलता है, चौथा रहेगा टेस्टिकुलर टॉर्जन, और पांचवा रहता है सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस जो रहता है वो रहता है इस तरीके से। तो अब हम बात करें मैनेजमेंट कैसे करते हैं टेस्टिकुलर में, तो सबसे पहले प्राइमरी ट्यूमर इवेलुएट करते हैं। उसके लिए हमें करना होता है हाई इंग्वाइनल आर्किएक्टमी। हाई इंग्वाइनल आर्किएक्टमी डायग्नोस्टिक भी होता है और थेरेपेटिक भी होता है। हमें ट्रांस स्क्रोटल बायोप्सी नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फिर दूसरा स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड में हमें हाइपोइकोइक इंट्रा टेस्टिकुलर लीजन दिखता है, और तीसरा रहता है एमआरआई। एमआरआई जो रहता है वो हेल्प करता है इनडिटर्मिनेट लीजन को इवेलुएट करने में। अब स्टेजिंग की बात करें तो अगर हमें सस्पिशियस है कि रेट्रोपेरिटोनियल या पल्मोनरी मेट्स है, जो कि बहुत कॉमन होता है, तो ऐसे केस में हमें सीटी कराना चाहिए। सीटी चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस कराएंगे तो सीटी इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू लुक फॉर मेटास्टेसिस। फिर अगला जो रहता है सीरम मार्कर कराना जरूरी रहता है, क्योंकि प्री और पोस्ट ऑर्किएक्टमी जो सीरम मार्कर चेंज होता है उसी से हम डिसाइड करते हैं। फिर तीसरा जो है ब्रेन एमआरआई। ब्रेन एमआरआई तब कराते हैं जब बीटा एससीजी बहुत हाई रहता है या पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है। अब बात करें स्टेजिंग की, तो स्टेजिंग में T1 जो रहता है टेस्टिस में लिमिटेड रहता है, और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी इन्वॉल्व हो सकती है। T1 से पहले होता है TIS, वो कार्सिनोमा इन सीटू के लिए रहेगा। फिर अगर हम बात करें T2 तो इसमें टेस्टिस के साथ पेशेंट को लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन होता है या ट्यूनिका वेजाइनालिस इन्वॉल्व रहती है। तो T2 में दो चीज़ें नई इन्वॉल्व होती हैं, एक लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन और एक ट्यूनिका वेजाइनालिस। T3 में जो रहता है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो रहता है उसमें ट्यूमर चला जाता है, जबकि T4 में स्क्रोटम में। तो इस तरीके से होता है। अब नोट्स की बात करें तो नोट्स का क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पे होता है और दूसरा नंबर के बेसिस पे। तो साइज की बात करें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर N1 होता है, 2 to 5 N2 होता है, मोर देन 5 N3 होता है। नंबर के बेसिस पे बात करें तो 5 या उससे कम अगर नोट्स हैं तो N1 डिजीज, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं N2 डिजीज। तो 5 से ज़्यादा रहेगा तो N2 डिजीज। तो ये इस तरीके से। फिर अब मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस आइदर जो होता है नॉन रीजनल लिम्फ नोड में हो सकता है या लंग में हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं 1A। तो मेटास्टेसिस होता है नॉन रीजनल लिम्फ नोड या लंग में, और दूसरा होता है अदर ऑर्गन्स में अगर हो रहा है तो 1B बोलते हैं। फिर जो अगला है TNM में हम सीरम मार्कर यूज करते हैं, ट्यूमर मार्कर। तो इसमें बेसिकली हम ट्यूमर को 3 कैटेगरी में, सीरम ट्यूमर मार्कर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, S1 S2 S3। तो अगर हम बात करें S2 की तो S2 जो रहता है बीच वाला रहता है, और जब हम अल्फा फिटोप्रोटीन बीटा एससीजी और एलडीएच एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो S2 में अल्फा फिटोप्रोटीन 1000 से 10,000 के बीच में होता है। तो 1000 से अगर कम होगा तो S1 कहलाएगा, 1000 से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा होगा तो S3। तो S1 S2 में 1000 से 10,000, फिर बीटा एससीजी 5000 से 50,000, और एलडीएच की जो नॉर्मल वैल्यू है उससे 1.5 टाइम्स से कम बढ़ा हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू है उसका जो है 1.5 टाइम्स से, अगर उस नॉर्मल को तो 1.5 से 10 टाइम्स के बीच में बढ़ा है तो उसको S2 बोलते हैं, और 10 से ज़्यादा बढ़ा है अपर लिमिट तो उसे S3 बोलते हैं। तो इस ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है S0 S1 S2, क्योंकि अगर जब ट्यूमर जो रहता है इन केस ऑफ नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर, तो ये जो रहता है हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और डिजीज कैसे होगी, डिजीज आइदर T1 T2 लोकलाइज डिजीज होती है जिसमें हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, बट अगर इन केस डिजीज मेटास्टेसाइज कर गई है तो फिर हमें जो रहता है डिजीज को रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ता है। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो IG
CCG, ये जो रहता है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए होता है, इससे प्रोग्नोसिस भी पता चलती है। तो सबसे पहले हम दो तरह के ट्यूमर जो होते हैं सेमिनोमा में, सबसे पहले हमें याद रखना है कि कोई भी पुअर कैटेगरी नहीं होती है, देयर इज नो पुअर प्रोग्नोसिस कैटेगरी। अब बात करें गुड और इंटरमीडिएट कैटेगरी नॉन सेमिनोमा के बारे में, तो कैंसर कहीं भी हो, चाहे ट्यूमर जो रहे उसमें अगर हम बात करें कि टेस्टिस में हो या मीडियास्टाइनम में, कहीं भी हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। मेन चीज हमें देखना है मेटास्टेसिस। तो सेमिनोमा के केस में एक ही चीज जो डिसाइड करती है, क्योंकि इसमें जो रहता है साइट जो रहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ट्यूमर मार्कर जो रहता है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो गुड ही प्रोग्नोसिस में होगा। जो मेन चीज वो इम्पोर्टेंट होती है वो मेट्स मेट्स इम्पोर्टेंट होता है। और मेट्स वो भी कैसा होता है, लंग को छोड़ करके, एक्सेप्ट लंग। तो एक्सेप्ट लंग, क्योंकि लंग में मेट्स अच्छे होते हैं, तो अगर मेट्स है तो इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस होता है। और ये मेट्स कैसे हैं, नॉन पल्मोनरी मेट्स हैं, तो इंटरमीडिएट होता है। अगर मेट्स नहीं है, इसमें ये क्या है, मेट्स नहीं है और इसमें मेट्स हैं, तो अगर मेट्स नहीं है तो उसको बोलते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें तो गुड प्रोग्नोसिस, और अगर मेट्स हैं तो उसको इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस। पुअर प्रोग्नोसिस होता नहीं, ये सेमिनोमा है। अगर हम नॉन सेमिनोमा की बात करें तो नॉन सेमिनोमा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पेशेंट को सबसे पहले होता है, इसमें सीरम ट्यूमर मार्कर देखते हैं, तो S1, S2 और S3। तो अगर पेशेंट का S3 ट्यूमर मार्कर का लेवल है तो वो पुअर प्रोग्नोसिस में होता है। अगर S2 का है तो वो इंटरमीडिएट, और S1 का है तो वो गुड प्रोग्नोसिस में होता है। फिर अगर हम बात करें दूसरा, हमने इसमें क्या देखा, साइट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो किस में नहीं फर्क पड़ता है, सेमिनोमा में। अगर जो प्राइमरी है, अगर वो मीडियास्टाइनम में है, तो उस केस में जो रहता है पुअर प्रोग्नोसिस हो जाती है इन केस ऑफ नॉन सेमिनोमा। तो अगर हम बात करें, अगर मीडियास्टाइनल में है तो नॉन सेमिनोमा में पुअर प्रोग्नोसिस हो जाती है। बट अगर टेस्टिस और इटोपेरिटोनियल है तो वो गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द ट्यूमर मार्कर। फिर उसके बाद जो रहता है, फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है मेट्स का। तो अगर मेट्स है तो भी वो भी जो रहता है पुअर प्रोग्नोसिस हो जाती है। और मेट्स किस तरीके का, लंग को छोड़ के, तो नॉन पल्मोनरी मेट्स। तो अगर नॉन पल्मोनरी मेट्स है लंग को छोड़ करके, तो पुअर प्रोग्नोसिस है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि जैसे अगर कोई पेशेंट सेमिनोमा का है, सबसे पहले अगर हम देखें कि इसका सिग्निफिकेंट क्या रहता है, तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया, अगर सेमिनोमा में हमने देखा दो ही क्लासिफिकेशन है, आइदर गुड है या इंटरमीडिएट है। तो अगर सेमिनोमा में जो अगर कोई पेशेंट गुड कैटेगरी में फॉल करता है, तो ऐसे केस में हम जो पेशेंट को अगर थेरेपी देते हैं तो वो रहता है BEP थेरेपी देते हैं, वो टोटल 3 डोज देते हैं। अगर BEP की जगह अगर हम B हटाना चाह रहे हैं तो हमें 4 साइकिल देना पड़ेगा। तो ये जो रहता है सेमिनोमा में गुड कैटेगरी। और अगर इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट के केस में हमें बीपी, इंटरमीडिएट के केस में बीपी जो बजा रहे हैं हम लोग, बीप बजा रहे हैं, वो टोटल 4 बार बढ़ाना होगा, बीप 4। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, अब नॉन सेमिनोमा होता है। नॉन सेमिनोमा क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें सीरम ट्यूमर मार्कर भी देख रहे हैं। तो सीरम ट्यूमर मार्कर जो देखते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लें कि अगर नॉन सेमिनोमा में अगर गुड रिस्क है, तो गुड रिस्क है, यहाँ पे हमने बीप कितनी बार दिया, 3 बार। तो नॉन सेमिनोमा में भी बीप जो है 3 बार देंगे, जबकि EP4 का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। फिर अगर इंटरमीडिएट या पुअर रिस्क होगा तो सेम तरीके से हम इसमें बीप जो है 4 बार देंगे। अगर इसमें एक नया चीज होता है नॉन सेमिनोमा के लिए, और वो होता है VIP। तो अगर ब्लियोमाइसिन अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसी पेशेंट में, तो ऐसे केस में हम VIP दे सकते हैं, और VIP भी टोटल 4 साइकिल देनी होती है। तो इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि अगर यही सेम प्रिंसिपल पुअर और इंटरमीडिएट दोनों के लिए चलता है। तो इस तरीके से ये प्रोग्नोसिस तो मेटास्टैटिक कैंसर के लिए गुड और इंटरमीडिएट और पुअर एक साइकिल बढ़ाना होता है। हमें इंटरमीडिएट में एक साइकिल बढ़ा देते हैं, इंटरमीडिएट और पुअर में 4 साइकिल चलाना रहता है बीप का। और जो रहता है नॉन सेमिनोमा के लिए VIP भी दे सकते हैं, बीप इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये चीज रहता है। अब बात करें कि हमने किसी को जो है ये यूजुअली कब यूज करते हैं, मेटास्टेसिस में। अब मेटास्टैटिक डिजीज में ये यूज किया, और किसी का जो रहता है रिकरेंस होने लगा। तो अगर
अगर हम बात करें कि रिकरेंस होने लगा या रेजिडुअल डिजीज है, तो ऐसे केस में अगर नॉन सेमिनोमा है और उसमें रेजिडुअल डिजीज है तो हमें रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन करना होता है सारी की सारी डिजीजेस के लिए। और अगर कई बार क्या होता है कि हमें सैल्वेज थेरेपी करनी होती है, और सैल्वेज थेरेपी जो करते हैं हम लोग बेसिकली बात करें तो टिप से करते हैं। तो टिप से सैल्वेज थेरेपी हम दोनों में कर सकते हैं। और अगर टिप में क्या होता है, टी फॉर पैक्लिटेक्सेल, आई फॉर आईफॉस्फामाइड और सी फॉर सिस्प्लैटिन। तो इसको आगे देखेंगे, या तो वीप भी यूज कर सकते हैं, VEIP। तो ये दोनों के लिए रहता है। बट जो ये RPLND वाला डिसीजन लिया है हमने, इसके रिगार्डिंग थोड़ा चेंज रहता है इन केस ऑफ सेमिनोमा। अगर सेमिनोमा में अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करते वक्त हमने देखा कि जो नोड है उसमें जो रहता है पोस्ट कीमो, अगर रेजिडुअल लिम्फ नोड 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तब ऐसे केस में हम लोग रिसेक्शन करते हैं। तो ये रिसेक्शन जो रहता है 3 सेंटीमीटर से बड़ा रहता है, तब हम रिसेक्शन करते हैं। और ये 3 सेंटीमीटर से बड़ा किस पे होता है, पेट सीटी पर। तो ये इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, पेट सीटी कराएंगे और उसमें देखेंगे। तो ये रहता है मेन उसका क्लासिफिकेशन का। दूसरा बेनिफिट होता है कि हम इसे सर्वाइवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस ग्रुप का, तो इसमें मोर देन 90% चांस रहता है सर्वाइवल का। जबकि गुड प्रोग्नोसिस वाला जो ग्रुप है उसमें मोर देन 90%। इंटरमीडिएट की बात करें तो 75 से 80%, और पुअर प्रोग्नोसिस में 45 से 50% चांसेस रहता है। फिर अब आगे बात करते हैं, तो ट्यूमर मार्कर्स का डिफरेंस क्या होता है। हमने देख लिया था, अल्फा फीटोप्रोटीन जो रहता है किसमें बढ़ता है, यॉर्क सैक एम्ब्रियोनल सेल। बीटा एससीजी जो रहता है, अगर हम बात करें तो बीटा एससीजी किसमें बढ़ा रहेगा, वो भी नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर में बढ़ा रहेगा। तो जो ट्यूमर मार्कर है वो बेसिकली किसके लिए होते हैं, नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर के लिए। ये चीज ध्यान रखना है बस। अब बात करते हैं स्टेजिंग। अगर ये तो होगा नोड अगर पॉजिटिव है, मेटास्टेसिस है, तो हम कैटेगराइजेशन कर दिए। बट अगर डिजीज कन्फाइंड है, टेस्टिस को कन्फाइंड है, कोई नोडल नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्टेज 1। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्यूमर का साइज क्या है, लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमिनोमा की। अगर सेमिनोमा स्टेज 1 में है, टेस्टिस को कन्फाइंड है, तो हम जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ सर्जरी करते हैं, ऑर्किएक्टमी। और नॉन सेमिनोमा में भी ऑर्किएक्टमी करते हैं। फिर इसको डिसाइड कैसे करते हैं कि रिकर होगा कि नहीं, तो सेमिनोमा में कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। पहला साइज, अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा है या रीटे टेस्टिस इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में रिलैप्स के चांसेस रहते हैं। जबकि नॉन सेमिनोमा में अगर हम बात करें तो अगर लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है, एम्ब्रियोनल कंपोनेंट मोर देन 50% है, और यॉर्क सैक नहीं है, और कॉर्ड का इन्वेजन है, तो क्या क्या कैरेक्टर हो गए, पहला हो गया लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, दूसरा है एम्ब्रियोनल जो कंटेंट है मोर देन 50% है, तीसरा है एब्सेंस ऑफ यॉर्क सैक, और चौथा है कॉर्ड इन्वेजन। तो ऐसे में रिलैप्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फिर हम करेंगे क्या, फिर हम जो रहता है सेमिनोमा स्टेज 1 में अगर एडजुवेंट की बात करें, हमने सर्जरी कर लिया है, तो हम सिर्फ सर्जरी कर रहे हैं ऑर्किएक्टमी, तो एडजुवेंट में क्या करेंगे, तो यूजुअली जो पहला प्रेफरेंस रहता है वो सर्विलांस रहता है। हम जो रहता है पेशेंट को सर्विलांस पे रखते हैं। फिर अगर हम बात करें नॉन सेमिनोमा की, तो नॉन सेमिनोमा में भी सर्विलांस पे रखते हैं यूजुअली, क्योंकि जो 60 से 70% पेशेंट रहता है वो ऑलमोस्ट जो रहता है सर्जरी से ही क्योर हो जाता है। तो 70% जो पेशेंट रहते हैं सर्जरी से क्योर हो जाते हैं। फिर अब दूसरा ऑप्शन होता है एडजुवेंट में हम लोग आइदर कीमो दे या रेडियो दे। तो अगर हम बात करें नॉन सेमिनोमा का, तो नॉन सेमिनोमा में एक चीज याद रखना है कि रेडियो काम नहीं करता है, तो इसमें हमें कीमो दे सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं। तो एडजुवेंट थेरेपी अगर सेमिनोमा में देते हैं वो कार्बोप्लेटिन देते हैं। अब कार्बोप्लेटिन जो देते हैं वो कितना देते हैं कि AU7 प्रोटोकॉल होता है। AUC7 का मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व जो रहे वो कितना रहे, 7 मिलीग्राम पर ml पर मिनट रहे। तो इतना डोज देना है हमें जो कार्बोप्लेटिन का, जिससे एरिया अंडर द कर्व कितना रहे, 7 रहे। तो यूजुअली 1 या 2 साइकिल या सिंगल जो शॉट होता है उससे हो जाता है। तो एडजुवेंट में हम कार्बोप्लेटिन यूज कर सकते हैं। तीसरा सेमिनोमा जो रहता है रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है, तो इसमें हम लोग पैरायोटिक रेडियोथेरेपी करते हैं, यूजुअली 25 गायराई तक यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर, तो उसमें 70% जो रहता है वो जो सर्विलांस से ठीक हो जाता है। फिर अगर हम कीमो देना चाहें तो हमें बी प्रेजिम देना रहता है। बी प्रेजिम जो रहता है यूजुअली हमने पढ़ा था कि बी प्रेजिम अगर मेटास्टेसिस में देते हैं तो वहाँ पे यूजुअली कितनी साइकिल यूज कर रहे थे, 3 साइकिल मिनिमम। यहाँ पे हम लोग 1 या 2 साइकिल देते हैं, क्योंकि हम लोग
सिर्फ एडजुवेंट दे रहे हैं 70% ठीक हो जाते हैं। अगर कोई हाई रिस्क फीचर है जैसे कि लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है, एम्ब्रियोनल सेल मोर देन 50% है, या यॉक्सैक नहीं है, या कॉर्ड का इन्वेजन है, तो ऐसे केस में हमें आरपीएलएनडी करना चाहिए। तो इसमें आरपीएलएनडी पे ध्यान देना है कि हमें रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन करना चाहिए। फॉलोअप कैसे करते हैं? तो फॉलोअप सेमिनोवा में क्या करते हैं हम लोग, सीटी एब्डोमेन प्लस पेल्विस कराते हैं और ट्यूमर मार्कर कराते हैं हर 3 महीने पे 2 साल के लिए। तो हर 3 महीने पे ट्यूमर मार्कर कराएंगे, पेशेंट को बुलाएंगे, हर 3 महीने पे ट्यूमर मार्कर कराएंगे और सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस कराएंगे। सेम जो रहता है नॉन सेमिनोमा में भी करते हैं, ट्यूमर मार्कर कराते हैं और फिर उसके बाद जो हर 3 महीने पे बुलाएंगे 2 साल के लिए। तो ये चीज़ रहता है यूजुअली। अब अगला जो रहता है, हम ट्यूमर मार्कर क्यों करा रहे हैं सेमिनोमा में, कि सेमिनोमा में बेसिकली अगर हम बात करें कि इसका लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये डिनोट करता है कि रिकरेंस हो रहा है। यूजुअली हम ट्यूमर मार्कर्स की बात करें तो नॉन सेमिनोमा के लिए ही होता है। तो एयूए क्या कहता है कि सेमिनोमा के लिए आइडियली अगर हम स्टेज 1 में डिजीज है तो हम लोग आइदर सर्विलांस कर सकते हैं या सिंगल एजेंट कार्बोप्लेटिन देना है AUC7 तक। तो मतलब सिंगल एजेंट कार्बोप्लेटिन देना इतना कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो 7 मिलीग्राम पर ml पर मिनट हो। जबकि नॉन सेमिनोमा के लिए भी बात करें तो उसको रिस्क कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना है। अगर लो रिस्क है तो सर्विलांस करते हैं और हाई रिस्क रहता है तो एक एडजुवेंट साइकिल BEP का देते हैं। तो यहाँ पे जो 1-2 साइकिल दे रहे हैं तो क्लियर हो गया कि एक साइकिल देते हैं। और हाई रिस्क कितना है, कौन सी कैटेगरीज होती है, जिसमें लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन और एम्ब्रियोनल पॉजिटिव रहेगा। अब बात करें स्टेज 2 डिजीज, स्टेज 1 जो था उसमें जो था T डिजीज था लोकलाइज्ड 2, अब इसमें N डिजीज होगा, रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड पॉजिटिव होंगे। तो अब बात करें तो स्टेज 2 में जो रहता है बेसिकली ABC 3 होता है इस सेमिनोमा में, ABC। तो अगर हम बात करें स्टेज A जो रहेगा वो N1 होता है, स्टेज 2 N2 और स्टेज C N3 होता है। तो अगर हम बात करें सेमिनोमा में तो स्टेज 2A 2B जो रहता है उसमें हम रेडियो थेरेपी देते हैं। हमने पढ़ा था कि अभी जो है एडजुवेंट रेडियो थेरेपी कितना देते हैं, 20 से 25 गायराई। अब इसमें स्टेज 2 में नोड पॉजिटिव है तो हमारा इंटेंशन एडजुवेंट नहीं ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें 30 to 36 गायराई जो रहते हैं पैरायोटिक जो रहता है रेडियोथेरेपी देते हैं, प्लस इप्सिलेटर उसी सेम साइड के आइलियक नोड्स को भी देते हैं। तो पैरायोटिक और आइलियक नोड्स को देते हैं और हमें कीमो देना रहता है, कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, एक ऑप्शन रहता है BEP3 का। अब बात करें बेसिकली कीमो कब से स्टार्ट करते हैं सेमिनोमा में, तो 2C में क्या रहता है, 2C N3 का मतलब होता है 2C, इसमें कीमोथेरेपी देते हैं और यूजुअली जो बीप रहता है 3 to 4 साइकिल दे सकते हैं। तो ये चीज़ रहता है। अब अगर हम नॉन सेमिनोमा की बात करें तो उसमें रेडियोथेरेपी का ऑप्शन नहीं रहता है, तो हम BP3 जो रहता है स्टेट नोडल डिजीज के लिए हम सीधा BP3 दे सकते हैं। और अगर स्टेज 2C है तो BP34। तो बेसिकली अगर हम बात करें दोनों के ट्रीटमेंट में अंतर क्या आया कि जो सेमिनोमा है उसमें हमारे पास ऑप्शन जो रहता है वो रेडियोथेरेपी का भी है। अगर अर्ली स्टेज की डिजीज है तो उसमें हम रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो अगर नोडल डिजीज है तो हमें BP देना होता है, यूजुअली 3 साइकिल्स देते हैं, और अगर 2C में चला जाता है तो एक साइकिल बढ़ा सकते हैं। अब रेजिडुअल मास आया, हमने क्या किया, कीमो दे रहे हैं, ये पूरी की पूरी नोट्स में हम लोग क्या है, नोड जब आता है तो कीमो देते हैं। तो इसमें अगर कीमो देते हैं और उसमें भी अगर कोई रेजिडुअल मास आया है 3 सेंटीमीटर से बड़ा, तो ऐसे में हम लोग पेट सिटी कराते हैं। पेट सिटी जो यूजुअली रहता है 6 to 8 वीक्स के थेरेपी के बाद ही कराते हैं, और अगर पेट का पॉजिटिव आता है तब हम रिसेक्शन करते हैं। ये सेमिनोमा में है। अब नॉन सेमिनोमा की बात करें तो नॉन सेमिनोमा में अगर अगर मास का साइज 1 सेंटीमीटर से भी बड़ा है तो ऐसे में हमें RPLND करना रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और हाई चांसेस है कि उसमें जो है जर्म सेल ट्यूमर या टेराटोमा हो। फिर अगर हम बात करें रेडिएशन, तो रेडिएशन जो रहता है 2B तक हम रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं सेमिनोमा में, जबकि इसमें कोई रोल नहीं होता है। मेटास्टैटिक डिजीज हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गुड, इंटरमीडिएट रिस्क और पुअर रिस्क। तो इसमें बेसिकली सेमिनोमा में हम लोग क्या कर रहे थे, BP3 या EP4 दे रहे थे। जब भी हम लोग ब्लियोमाइसिन हटाते हैं तो एक साइकिल बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली याद रखना है कि गुड कैटेगरी में हम लोग BP3 देते हैं और इंटरमीडिएट और पुअर में BP4 देते हैं, और VP अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो VIP4 दे सकते हैं इन केस ब्लियोमाइसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो। और पोस्ट कीमो मैनेजमेंट वही सेम कि पेट सिटी कराएंगे अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा रेजिडुअल मास है, और इसमें 1 सेंटीमीटर से भी बड़ा रहता है तो हम RPLND करते हैं। सैल्वेज थेरेपी के लिए हम लोग टिप का यूज़ करते हैं,
टिप कीमोथेरेपी, टिप में जो रहता है टी होता है पैक्लिटैक्सेल, आई होता है आई फॉस्फामाइड और सी होता है सिस्प्लैटिन। जबकि सैल्वेज थेरेपी उसमें भी ये टिप करते हैं, और टिप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो VEIP कर सकते हैं, और रिलैप्स को देखने के लिए जो है CT स्कैन कराते हैं। अब ट्रीटमेंट का अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस है कि नॉन सेमिनोमा जो रहता है वो रेडियो रेजिस्टेंट रहता है, और जबकि सेमिनोमा जो रहता है रेडियो सेंसिटिव रहता है। कीमो तो दोनों पे ही काम करता है, भले रिस्पॉन्स वेरिएबल हो। RPLND जो रहता है यूजुअली हम लोग अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा मास है रूटीन में तो नॉन सेमिनोमा में RPLND के लिए प्रोसीड करते हैं, जबकि सेमिनोमा के केस में हम लोग तभी करते हैं जब पेट कराने के बाद, पेट स्कैन कराने के बाद उसमें भी पॉजिटिव आता है। तो अगर हम बात करें तो पेट सिटी का रोल नॉन सेमिनोमा में नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव बताता है। जबकि सेमिनोमा में अगर कीमो के बाद रेजिडुअल का मास 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम पेट सिटी कराते हैं। सर्विलांस के ड्यूरेशन की बात करें तो सर्विलांस का ड्यूरेशन यूजुअली कितना रहता है सेमिनोमा में 10 ईयर्स और नॉन सेमिनोमा में 5 ईयर्स। तो इसमें 10 ईयर्स सेमिनोमा में क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें लेट रिलैप्स होता है, जबकि नॉन सेमिनोमा में अर्लियर रिलैप्स होता है। तो इसमें लेट रिलैप्स कॉमन होता है यूजुअली 2 साल के बाद, सेमिनोमा में 2 साल के बाद रिलैप्स होता है। NCCN क्या कहता है, सेम वही कि सेमिनोमा में अगर स्टेज 1 डिजीज है तो हम सर्विलांस करेंगे आफ्टर सर्जरी। ये सर्विलांस जो यूजुअली रहता है पोस्ट सर्जरी, पहले ऑर्किएक्टमी करते हैं और उसके बाद सर्विलांस करते हैं, या एडजुवेंट कीमो किसी किसी में 1-2 साइकिल AUC7 जो रहता है सिंगल शॉट कार्बोप्लेटिन दे सकते हैं। फिर सिंगल शॉट वाला जो है ये वो है EAU की गाइडलाइंस। फिर अब बात करें स्टेज 2 जो रहता है बेसिकली कीमोथेरेपी वाला रहता है स्टेज, जिसमें BP 3 या 4 देते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर बल्कि नोड्स हैं तो इसमें हम लोग रेडियोथेरेपी यूज कर सकते हैं आफ्टर पेट स्कैन। और स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 भी वो कीमो वाली होती है डिपेंडिंग ऑन द साइकिल। और नॉन सेमिनोमा भी सेम एज इट इज अब जो ऊपर डिस्कस किया था। अगर हम बात करें सर्विलांस प्रोटोकॉल की तो सर्विलांस जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो रहता है सर्विलांस यूजुअली 10 ईयर्स तक सेमिनोमा करते हैं, तो हमने देखा कि सर्विलांस जो है सेमिनोमा की बात करें तो 5 ईयर्स के बाद एनुअली करते रहते हैं। जबकि अगर सेमिनोमा है तो सेमिनोमा में सर्विलांस 10 ईयर्स तक करते हैं और नॉन सेमिनोमा में 5 ईयर्स तक करते हैं, क्योंकि इसमें जो रहता है अर्ली रिलैप्स होता है और इसमें लेट रिलैप्स होता है। तो सर्विलांस के लिए कराते क्या क्या है बस ये देख लेते हैं। मार्कर्स कराएंगे, CT एब्डोमेन और पेल्विस कराएंगे, और चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन करा सकते हैं। और यूजुअली जो रहता है ये शुरुआत के 2 साल में हम जल्दी जल्दी सर्विलांस कराते हैं, तो जो रहता है मार्कर्स हम लोग जो रहता है 3 महीने पे कराते हैं, और चेस्ट एक्सरे कराएं तो वो भी 3 महीने पे, बट CT कराते हैं तो 6 महीने पे कराते हैं। उसके बाद जो रहता है उसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। अब कुछ स्पेशल सिनेरियो की बात कर लें तो अगर मीडियास्टेनल प्राइमरी की बात करें तो सेमिनोमा के केस में ये रेयर होता है, बट अगर नॉन सेमिनोमा की बात करें तो अगर मीडियास्टेनल है तो हमने जैसा पढ़ा वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है और अल्फा फीटोप्रोटीन पॉजिटिव रहता है। अगर ब्रेन मेट्स हुआ है, अगर ब्रेन मेट्स मिल रहा है तो हमें जो रहता है इस समय नॉन सेमिनोमा में हम रेडियोथेरेपी यूज कर सकते हैं, और सेमिनोमा में तो रेडियोथेरेपी यूज करते ही हैं। बाकी रिजीम सेम रहेगा, BP कीमो यूज करेंगे। टेरेटोमा सिंड्रोम जो होगा वो नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर का होता है। होता क्या है इसमें कि कीमो के बाद पोस्ट कीमो देयर इज रेजिडुअल ग्रोइंग मास विथ नॉर्मल मार्कर। तो कीमो के बाद जो रहता है जो मास रहता है वो ग्रो करता है और मार्कर जो रहता है नॉर्मल रहता है, तो ऐसे में हमें सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है। लेट रिलैप्स की बात करें तो अगर लेट रिलैप्स तब बोलते हैं जब 2 साल के बाद होता है, और ये बेसिकली सेमिनोमा में ज़्यादा कॉमन होता है। तो लेट रिलैप्स अगर होता है तो इसको नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर की तरह ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ सेमिनोमा। अगर सेमिनोमा में लेट रिलैप्स हो रहा है तो नॉन सेमिनोमा मानते हैं, और ये यूजुअली प्लेटिनम सेंसिटिव होता है, तो इसको एक नॉन सेमिनोमा मान के ट्रीट करते हैं। और नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर अगर हो रहा है तो उसको हम लोग सर्जिकली रिसेक्ट करते हैं और सैल्वेज कीमो कराते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने देख लिया है कि सर्विलांस पीरियड जो सेमिनोमा होता है 10 साल का और नॉन सेमिनोमा 5 साल का। क्योर रेट नॉन सेमिनोमा की बात करें तो मोर देन 95% होता है, जबकि नॉन सेमिनोमा में गुड अगर है तो 90 से 95 और पुअर है तो 50 से 70% रहता है। नॉन सेमिनोमा में रेडिएशन का कोई रोल नहीं होता है, ये चीज़ रहता है।
और जो हम लोग ट्यूमर मार्कर करा रहे थे वो बेसिकली नॉन सेमिनोमा के लिए ही कराते हैं। सेमिनोमा में भी ऑल्दो कभी बड़ा रहता है बीटा एसएजी कभी कभी, बट एएफपी तो कभी नहीं बढ़ता है, तो ये नॉन सेमिनोमा के लिए ही होता है। और दोनों में हम लोग बीईपी रेजिम यूज करते हैं, और बीईपी अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ईपी यूज करेंगे या वीआईपी यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले करते क्या है, जो सर्जिकल हम लोकलाइज डिजीज है तो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है उसमें रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी करते हैं। इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी का मतलब क्या होता है, हाई लाइगेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसमें स्क्रोटल वायलेशन जो रहता है उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि देयर इज चांस की लोकल रिकरेंस हो जाए, और फिर उसको हम हिस्टो के लिए भेजते हैं और साथ में ट्यूमर मार्कर भी कराते हैं। तो अब ऑर्किडेक्टमी करने के बाद कैसे मैनेज करते हैं, तो अगर लोकलाइज डिजीज है टी सेल स्टेज 1 सेमिनोमा, तो हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला सर्विलांस जिसको प्रेफर करते हैं, और एक साइकिल हम लोग AUC7 दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कई बार 20 से 25 गहराई रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। जबकि स्टेज 1 नॉन सेमिनोमा की बात करें तो इसमें बेसिकली 70% जो रहता है सर्विलांस से ही ठीक हो जाते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नहीं तो अगर जो बचे 30% उसके केस में हमें रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन करना पड़ता है अगर हाई रिस्क है। और हाई रिस्क क्या होता है, जो लिम्फोवस्कुलर इन्वेजन पॉजिटिव रहते हैं और एम्ब्रियोनल पॉजिटिव रहते हैं। फिर कई बार हम बीपी साइकिल दे सकते हैं, एक साइकिल। बीपी में बी क्या होता है, ब्लियोमाइसिन, ई फॉर इटोपोसाइड और सी फॉर सिस्प्लैटिन, तो ये चीज रहता है। अब जो रेजिडल मास होते हैं, सेमिनोमा का रेजिडल मास है तो उसमें हम लोग पेट सिटी कराते हैं आफ्टर 6 वीक्स। अगर नेगेटिव है तो ऑब्जर्व करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो रिसेक्ट करते हैं। जबकि आरपीएलएनडी के केस में अगर रेजिडल मास होता है तो मोर देन 1 सेंटीमीटर आया है तो ऐसे केस में हमें उसको रिसेक्ट कर देना होता है। जो गुड रिस्क होता है उसके लिए हमें 3 साइकिल चलाना होता है, जबकि इंटरमीडिएट और पुअर रिस्क में हमें 4 साइकिल देना होता है। अब बात करते हैं रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन का। तो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन यूजुअली नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर में करते हैं। तो इंडिकेशन क्या होगा, क्लिनिकल स्टेज 1 और 2 नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर, या दूसरा इंडिकेशन होता है जब 1 सेंटीमीटर से बड़ा मास होता है। यूजुअली जो रहता है हम इसको आइदर ओपन तरीके से कर सकते हैं या लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से कर सकते हैं। और जो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है वो टेम्पलेट मॉडल होता है, आइदर यूनिलेटरल टेम्पलेट करते हैं या बायलेटरल टेम्पलेट करते हैं। इसका 2 मेन रोल होता है, वो बोथ थेरेपेटिक होता है और स्टेजिंग के लिए भी होता है। हम बात करें रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी जो रहता है सिर्फ और सिर्फ सेमिनोमा में यूज कर रहे हैं। नॉन सेमिनोमा में हम लोग कब यूज करते हैं, जब ब्रेन में अगर होता है, तो ब्रेन में होता है तो ऐसे में यूज कर सकते हैं, वरना नहीं यूज करते हैं। और जो हम लोग स्टेज रहता है वो 2A और 2B तक यूज कर सकते हैं रेडियोथेरेपी। और बेसिकली इसमें हम लोग पैरायोटिक फील्ड जो रहता है उसमें रेडियोथेरेपी करते हैं। पहले जो रहता था डॉग लेग फील्ड रहता था, अब उसको यूज नहीं करते हैं। डॉग फील्ड लेग फील्ड नो लॉन्गर स्टैंडर्ड है, अब पैरायोटिक जो रहता है पैरायोटिक फील्ड। डोज की बात करें तो 20 से 30 गहराई यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म जो रहता है इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं, और कार्डियोवास्कुलर और सेकेंडरी मैलिग्नेंसी होने के चांसेस रहते हैं। कीमोथेरेपी जो हमने 3 रेजिम पढ़ा था, एक होता है बीप रेजिम, एक होता है ईपी और वीआईपी। तो बीप में ब्लियोमाइसिन होता है और स्टैंडर्ड 3 या 4 साइकिल होती है। फिर कई बार क्या होता है, पेशेंट जो रहता है ब्लियोमाइसिन नहीं यूज कर पाता है तो फिर इटोपोसाइड और सिस्प्लैटिन यूज करते हैं सिर्फ, तो एक साइकिल हमें बढ़ाना पड़ता है। ये तब यूज करते हैं जब ब्लियोमाइसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। वीआईपी की बात करें तो ये सैल्वेज प्रोसीजर की तरह यूज करते हैं, या पुअर रिस्क रहता है तब यूज करते हैं। इसमें इटोपोसाइड और सिस्प्लैटिन तो रहता है, बट एक नई ड्रग यूज कर देते हैं, दैट इज आई फॉस्फामाइड। तो आई फॉस्फामाइड एक नई ड्रग रहती है, वो यूज करते हैं। फिर फॉलोअप तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि जो रहता है सेमिनोमा में हमें 10 साल तक फॉलोअप करना रहता है, नॉन सेमिनोमा में 5 साल तक करना रहता है। शुरुआत के 2 साल में हम हर 3 महीने पे बुलाते हैं और उसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और ट्यूमर मार्कर और जो सस्ते इन्वेस्टिगेशन जैसे चेस्ट एक्सरे सीटी ये होगा। फिर अगर हम बात करें लेट रिलैप्स, वो भी लेट रिलैप्स 2 से 3% लोगों में होता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रालेटरल GCNIS का। तो जो कॉन्ट्रालेटरल GCNIS होता है उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय कॉन्ट्रालेटरल बायोप्सी। और ये तब करते हैं जब टेस्टिस जो है एट्रोफिट रहे या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म रहे। तो इसको यूजुअली हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लो डोज रेडियोथेरेपी, 18 से 20 गहराई रेडियोथेरेपी यूज करते हैं। फिर जो दूसरा रहता है टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस,
तो टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस जो रहता है ऑर्किडेक्टमी करने के बाद हम लोग टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस भी यूज करते हैं। इसका बेनिफिट होता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तीसरा रहता है कीमोथेरेपी या आरटी शुरू करने से पहले हम स्पर्म बैंकिंग यूज कर सकते हैं और 80% ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस रिकवर हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रोग्नोसिस रहता है 95% से ज़्यादा अच्छा रहता है। स्टेज 1 डिजीज में 98% जो रहता है सर्वाइवल रहता है इन केस ऑफ नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर, और स्टेज 3 की बात करें तो वही 50% पे आ जाता है। फिर अब हम बात करें कि स्टेज 1 जो रिसेंट चेंजेस आया है कि स्टेज 1 जो सेमिनोमा है उसमें हम लोग सिंगल डोज कार्बोप्लेटिन यूज करते हैं। फिर अब बात करते हैं वो सिंगल डोज कार्बोप्लेटिन जो रहता है अल्टरनेटिव टू सर्विलांस रहता है। फिर अब दूसरा है रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन। रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन जो रहता है ये प्राइमरी थेरेपी होता है। हम लोग यूज सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी थेरेपी फॉर स्टेज 2 जो डिजीज होता है। स्टेज 2 मतलब नोड पॉजिटिव होता है विथ लो वॉल्यूम डिजीज जिसमें नोड्स 1 to 2 सेंटीमीटर है। फिर स्टेज 2B के बाद हमें सेमिनोमा में जो रहता है रेडियोथेरेपी नहीं देते हैं, कीमोथेरेपी यूज करते हैं। पेट सीटी यूजुअली 6 हफ्ते बाद करते हैं टू लुक फॉर सेमिडोमा रेजिडुअल्स, और सिस्प्लेटिन बेस्ड जो कीमोथेरेपी होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। हमें कार्बोप्लेटिन बेस्ड जो थेरेपी रहता है उसको अवॉइड करते हैं। तो जो मेन चीज हमने क्या देखा कि GCNIS जो रहता है वो बेसिकली डेवलपमेंटल फेलियर है जिसको बोलते हैं जर्म सेल डिफरेंशिएशन की वजह से होता है। आइसोक्रोम 12P जो रहता है वो डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर मार्कर है। RPLND के जो रहता है बोथ स्टेजिंग और थेरेपेटिक होता है। सेमिनोमा जो रहता है रेडियो सेंसिटिव होता है जबकि नॉन सेमिनोमा कीमो सेंसिटिव होता है। ऑर्किडेक्टमी की बात करें तो ये बोथ डायग्नोस्टिक और क्यूरेटिव होता है। और ट्यूमर मार्कर जो रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर डायग्नोसिस, स्टेजिंग, रिस्पांस और रिलैप्स देखने के लिए। 4 चीजें, पहला क्या डायग्नोसिस बनाने के लिए, दूसरा स्टेजिंग, तीसरा रिस्पांस, चौथा रिलैप्स देखने के लिए। और सर्विलांस जो रहता है स्टेज 1 में यूजुअली प्रेफर किया जाता है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से सर्वाइवल मोर देन 95% रहती है।